नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहाँ पे मेरे पास में है MG की नई नवेली ईवी वेंसर। अभी वेंसर जो है वो थोड़ा सा हाईलाइट में इसलिए आ गई थी कि वो 9.99 में आप गाड़ी ले लो, बैटरी अलग से खरीदो 3.5 रुपीज़ पर किलोमीटर टाइप्स। तो लोग बड़े कंफ्यूज हुए ये कैसा मॉडल है गाड़ी बेचने का। मैं भी कंफ्यूज था कल रात तक, फिर मैंने MG वालों को पकड़ के सवाल पूछे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसका हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या है, कैसा काम करेगा, काम की चीज़ है या नहीं है। गाड़ी की रेंज टेस्ट में करने वाला हूँ, पूरा 100% चार्ज करके 200 किलोमीटर चला के देखने वाला हूँ कितना क्या चल रही है, क्योंकि रेंज पे भी थोड़ा शक हो रहा है। 331 की है, 38 पॉइंट सम किलोवाट आवर का बैटरी बैक है, इसका इनफ है या नहीं है, और मुझे क्या अच्छी बुरी बातें इन जनरल गाड़ी के बारे में लग रही है उसकी भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल गाड़ी क्योंकि रेंज टेस्ट करना है, 100% चार्ज करनी पड़ेगी, तो मैं आया हूँ स्टैटिक पे। स्टैटिक क्यों आया हूँ? वेल, रिलायबिलिटी चाहिए भाई। एक्चुअली सिर्फ रिलायबिलिटी ही नहीं, स्टैटिक की ऐप इटसेल्फ आपको काफी कॉन्फिडेंस देती है इनकी सर्विसेज में। उनकी ऑलरेडी अच्छी ऐप अब और अच्छी हो गई है। आपको चार्जर का लाइव स्टेटस दिखता है मेन पेज से ही। चार्ज लगाते वक्त आपको डिले या लेटेंसी इशू नहीं होंगे। रियल टाइम लाइव एक्टिविटी नोटिफिकेशन दिखता है चार्जिंग का आपके फोन के होम पेज पे। नॉट जस्ट दैट, अगर आप मेरे जैसे नर्ड आदमी हो तो आप ऐप खोलो और आपको यहाँ पे डिटेल्स में क्या क्या चीज़ें दिखती है। देखो, बैटरी एस्टिमेटेड कितने किलोमीटर चलेगी, क्या परसेंटेज है, कितना टाइम बचा है, CO2 कितना सेव किया है, करंट प्राइस यूनिट, और ग्राफ भी दिखाता है जो कि आपको बता रहा है कि भैया क्या चार्जिंग स्पीड वगैरह जो है आपकी गाड़ी ले रही है। बाय द वे, जब मैंने गाड़ी चालू करी थी तो मैंने BYD एट्टो के नाम से शुरू करी थी, क्योंकि अभी तक वेंसर ईवी लॉन्च नहीं हुई, तो मुझे लगा आई नहीं होगी। बट आप देख रहे हो, फिर मैंने देखा है वेंसर ईवी आ गई है, तो मैंने फिर से रीस्टार्ट किया सेशन। वेंसर ईवी की फ़ोटो भी यहाँ पे आ रही है। नाइस। ओके जी, तो 1 किलोमीटर हो गया मैं निकले हुए, 100% पे हम निकल गए थे, और ट्रिप जो है रीसेट माना भूल गया था मैं ऑन कैमरा। ये लो कंफर्म, ट्रिप हमारी रीसेट हो गई है। अब हम जो है ट्रिप A पे चलेंगे। नॉर्मल मोड पे चल रहूँगा मैं, आपको मोड भी दिखाता हूँ। नॉर्मल मोड और रीजनरेशन जो है फुल हैवी एकदम। नॉर्मल मोड की जगह इको या इको प्लस मोड भी है, बट एक तो गर्मी ज़्यादा है, मैं बिल्कुल भी AC वगैरह में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। दूसरा, ये रीजनरेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग की जगह मिड इसलिए भी नहीं रख रहा क्योंकि इसका रीजनरेशन बहुत स्मूथ है। तो हम जो है नॉर्मल मोड में चलेंगे, देखते हैं उसमें क्या रेंज निकालेगी। थोड़ा और रेंज मान के चल लेना, फिर इको प्लस या इको में निकालेगी, बट फिलहाल मैं तो नॉर्मल में चलूँगा। स्पोर्ट में नहीं चल रहा, वो घनी मत मानो, वरना तो मैं स्पोर्ट में भी चल सकता था। नहीं, बट टू बी फेयर नॉर्मल में चल के देखते हैं क्या है। प्लान ये है कि हम जाएंगे यहाँ से फरीदाबाद। फरीदाबाद से हम जो फरीदाबाद को कनेक्ट करता हुआ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे टच हो रहा है, उससे हम ऑल द वे जाएंगे जहाँ पे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे कनेक्ट होता है, और फिर वहाँ से घूम के वापस आएंगे। मुझे यूँ लग रहा है इन अ नटशेल ये पूरा का पूरा 150 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए रन, और फिर 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए हम कहीं इधर उधर जो है और करेंगे, और फिर देखते हैं जो है क्या रेंज आती है। फिलहाल इस बीच में हम जो कई मस्त चीज़ें करेंगे। मैं आपको ना GPS डिवाइस लगा के देखूंगा इसके ओडोमीटर में एरर है या नहीं है, पता चले कहीं एक्चुअल में गाड़ी जो है 1 किलोमीटर चल रही हो, दिखा 1.1 रही हो। ऐसा कुछ भी होता है कई गाड़ियों के साथ में। हमने टाटा के साथ में देखा था, उनकी CNG व्हीकल के साथ में हो रहा था, तो वो सब चीज़ें भी हम चेक करेंगे। बट फिलहाल तो चलते हैं। हाँ, तो भाई गजब वाला ही माइलेज टेस्ट हो रहा है। एक ट्रैफिक जैम में फंस गए, ईद का कोई तो सेलिब्रेशन चल रहा है, तो इधर से आ रहा था मैं, और मेरे को ऑप्शन था कम किलोमीटर वाला। मैंने कहा नहीं थोड़ा ट्रैफिक जैम में जाते थोड़ा रियल लगेगा ना, साइड से क्यों जाए। लेकिन अब मैं फंस गया हूँ। बट करंट स्टेज ये है कि 16% बैटरी गई है और 36 किलोमीटर हम चले हैं, जो कि ऑलमोस्ट पूरा ट्रैफिक में निकला है, अपार्ट फ्रॉम थोड़ा सा स्मूथ वो गुड़गांव फरीदाबाद वाला रोड जो था वहाँ पे। तो जी फाइनली 51 किलोमीटर्स के बाद में हम हाईवे जो है वो चढ़ चुके हैं, और 51 किलोमीटर जरूर हुए। टाइम ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए होंगे हमें ये करने में। लेकिन अब हाईवे पे देखते हैं भैया कि क्या चीज़ें, कैसी रेंज आती है। आई विल कीप द क्रूज कंट्रोल ऑन मोस्टली 95 पे, उसके बाद डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये क्रूज कंट्रोल ऑन है अपना 96, इसकी जगह 97, 88, 89, 90, 95, ठीक है। 95 पे क्रूज कंट्रोल ऑन है अपना। चलो, वैसे ही इस हाईवे पे 120 किलोमीटर है, बट EVs वाले ना इतना तेज चलते नहीं, उनको रेंज का पता होता है कि रेंज का इशू आ सकता है, तो 95 पे चलेंगे हम, एंड लेट्स सी के क्या होता है।
ओके जी, तो जब तक रेंज टेस्ट चल रहा है तब तक बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम तो शुरू करो रेंज टेस्ट के अलावा बाकी चीज़ें करना, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है उनकी बात करते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव जो मुझे इस गाड़ी का एक्चुअली लगा वो है इसकी राइड क्वालिटी और इसके ओवरऑल डायनेमिक्स। देखो, इलेक्ट्रिक कार के साथ में समस्या क्या है ना कि वजन ज़्यादा होता है और बहुत ही अलग तरीके की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है और उस तरीके का इंजीनियरिंग जो है कोई भी खास कर नहीं पा रहा है। स्पेशली वो कंपनी तो बिल्कुल नहीं कर पाती है जो एग्जिस्टिंग अपना पेट्रोल डीजल का प्लेटफॉर्म है उस पर इलेक्ट्रिक कर रही है, जो कि मोस्टली कंपनीज कर रही है। MG ने भी ZS के साथ में किया था। वहाँ पे ओवरऑल डायनेमिक्स वगैरह जो है उनमें गड़बड़ा जाता है मामला। तो MG ने विंडसर EV क्योंकि बॉर्न इलेक्ट्रिक थी उसके साथ में कई चीज़ों का ध्यान भी रखा है, जैसे कि राइड क्वालिटी हमने गड्ढों में भी टेस्ट किया, स्लो स्पीड पे जब गड्ढों पे जा रही थी ऐसा कमाल मस्त तरीके से गाड़ी निकल रही थी और कोई भी गड्ढा जो है फील नहीं होने दे रही थी, विच इज़ अ बिग पॉजिटिव पॉइंट। उसके बाद में दूसरी चीज़ जो है गाड़ी के बारे में ये रही कि हाई स्पीड पे भी जो है ओवरऑल स्टेबिलिटी वगैरह अच्छी है, कोई भी इशू नहीं है। अभी मैं 100 पे चल रहा हूँ, रेंज स्पीड का नियम तोड़ के जो कि 95 पे चलाने का था, मैं एक बार 120 चलाता हूँ जो कि अलाउड स्पीड लिमिट है इस वाले हाईवे पे। ये 120 के आसपास में चल रहा हूँ, अरे हो गया बस 114 में चल रहा हूँ, फिर भी 120 वाली बीबी बंद नहीं हो रही है। तो 116 पे मैं चल रहा हूँ एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी इज़ नाइस। हल्का फुल्का विंड नॉइज़ वगैरह है बट आई थिंक वो कुछ कंट्रीब्यूशन तो साइड में लगी एक्सेसरीज वगैरह भी दे रही होगी, बट ऐसा कुछ खास जो है प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। सो दैट इज़ द थिंग। उसके बाद में ओवरऑल स्टीयरिंग सी फीडबैक वगैरह ऐसा जोरदार फीडबैक नहीं है, बट वजन है स्टीयरिंग में और उस वजह से जो है आपको काफ़ी सही लगता है। कोई भी ऐसा कॉन्फिडेंस लूज़ करने वाली सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं आती। अच्छे साइड पे आप इसको रखोगे स्टीयरिंग को और थोड़ी तेज स्पीड पे जब अराउंड द कॉर्नर वगैरह जाओगे तो आपको गाड़ी का वजन ऐसा फील नहीं होगा कि इतनी भारी गाड़ी जो है ये। तो वो डायनेमिक्स वगैरह का सुधार जो है MG ने बहुत अच्छे से किया और वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, वो एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरी चीज़ जो है वो है गुड फील फिट फिनिश। गाड़ी में हर जगह कहीं पे भी हाथ लगा लो आप, किसी भी पॉइंट पे आपको ऐसा लगेगा यार ये गजब क्वालिटी दी है, ये हुई ना कोई 20-22-25 लाख रुपए वाली गाड़ी की क्वालिटी, वैसी वाली फीलिंग आती है। इस वाली स्क्रीन का UI थोड़ा सा छोड़ दो, जो कि अगेन मुझे पर्सनली पसंद नहीं आ रहा है। मैंने जब ऑन स्क्रीन बोला तो लोगों ने बोला नहीं हमें तो ठीक ही लग रहा है, ऑलमोस्ट जो भी जैसा भी है। थोड़ी सी स्लो है, थोड़ा सा UI जो है मुझे कम पसंद है। हालांकि लोअर ट्रिम में थोड़ी छोटी भी आएगी, यहाँ पे जो टॉप 2 ट्रिम है उसमें ही आने वाली है, बट इसको छोड़ के हर एक जगह की फील फिट काफ़ी लग्जरी काफ़ी अच्छी है। थर्ड गुड पॉइंट इज़ MG इटसेल्फ। अगर आप इलेक्ट्रिक कार्स में थोड़ी सी भी हिस्ट्री जो अभी तक इलेक्ट्रिक कार्स की हो रही है उसमें देखो तो इंडिया में भले ही टाटा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार बेचता हो, बट इट इज़ MG जिनकी गाड़ियाँ जो है काफ़ी रिलायबल लेवल पे। इनफैक्ट BYD इनसे एक स्टेप आगे भी है। MG की ZS EV जो रही है, जो कि एक्चुअली एक आइस व्हीकल पेट्रोल के ऊपर बनी हुई थी इलेक्ट्रिक वैसे, या फिर कॉमेट जो कि थी बॉर्न इलेक्ट्रिक बट बहुत ही अलग तरीके की गाड़ी थी। दोनों ही गाड़ियों में कोई ऐसा खास रिलायबिलिटी इशू आया नहीं है। ZS EV के साथ में कुछ क्रिटिकल बैटरी एरर जैसी कुछ चीज़ें आई ज़रूर है, बट इट इज़ नॉट एज सिग्निफिकेंट एज जैसे कई टाटा ओनर्स ने जैसे कंप्लेन वगैरह की है। और ऐसा कुछ नहीं है जो सॉल्व नहीं हो पाई और गाड़ियाँ बंद पड़ रही हो। उनकी इलेक्ट्रिक कार में रिलायबिलिटी जो है वो थोड़ी बेहतर है। चौथा अच्छा पॉइंट जो है वो एक तरीके से ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ ओनरशिप जो है उससे रिलेटेड है, नॉट रिलेटेड टू फीचर्स या नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्ट। MG की भूख जो है वो मार्केट में ग्रो करने की, वो एक्चुअली आपके काम की हो सकती है। इस वजह से वो बहुत सारे बाइंग ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। ना सिर्फ वो फाइनेंसिंग ऑप्शन देंगे जो आपकी बैटरी एज ए सर्विस वाला है, जो कि अभी मैं आगे समझाऊंगा कि क्या लोचा है कि बैटरी के 3.5 रुपीज़ पर किलोमीटर आपको देने पड़ेंगे और किस तरीके से वो काम करेगा। ना सिर्फ वो पर्टिकुलर चीज़ बल्कि 360 जो उन्होंने पैकेज बनाया कि 3 साल में 60% बायबैक हम ले लेंगे, लाइफ टाइम वारंटी हम दे देंगे। तो कई ऐसे बेनिफिट्स जो है MG देने वाली है इन गाड़ी को बेचने के लिए, जो कि एक्चुअली कस्टमर के लिए पॉजिटिव हो जाता है, कस्टमर के लिए एक फ़ायदे की चीज़ जो है वो हो जाती है। एंड पॉइंट नंबर 5 है स्पेस। एक्चुअली ना MG ने क्या ज़बरदस्त स्पेस दिया गाड़ी में, बताता हूँ आपको मैं। वो आपने 135 डिग्री रेक्लाइन होने वाली सीट वगैरह सब तो सुन ही लिया होगा। वो बेसिकली क्या है कि यहाँ तक, अरे मेरे पीछे सामान पड़ा है तो पूरी रेक्लाइन हो नहीं रही है, बट हाँ हो गई एक्चुअली पूरी रेक्लाइन। ये इतनी रेक्लाइन होती है कि आप सो के जा सकते हो। उसको छोड़ो आप, अगर ये रेक्लाइन ना भी होती हो तो पीछे बूट स्पेस तो बढ़िया रह ही जाता है। उसके बावजूद ये सीट इतनी कंफर्टेबल है, यहाँ अच्छा खासा स्पेस है, बड़ा ग्लास एरिया है, यहाँ पे दुनिया भर का स्पेस है। मतलब मैं सेम आगे बैठ रहा था कंफर्टेबल, पीछे एक 6 फुट का बंदा कंफर्टेबली बैठ जाएगा और बीच में कोई बैठना चाहे तो ठीक है। अदरवाइज जिस तरीके से आप पाँव वाँव रख सकते हो, जितना स्पेस यहाँ दिया गया है, जेन्युइनली एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो सारे फ़ायदे हैं बॉर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल के, उनका इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। नॉट जस्ट दैट, स्पेस चीज़ें रखने के लिए भी पीछे जो है 2 बड़ी 1-1 लीटर की बॉटल होल्डर एक साइड में आ सकती है। यहाँ पे नीचे थोड़ा स्पेस है, USB Type-C दी गई है। आगे की तरफ 3 कप या बॉटल जो है वो रखी जा सकती है। बीच में सेंटर कंसोल है। नीचे की तरफ और ज़्यादा स्पेस दिया गया है, जिसमें बॉटल्स या कुछ भी घुसाना हो तो रख सकते हो। बड़ा ग्लव बॉक्स भी है। नॉट जस्ट दैट, आगे वाले डोर बिन जो है वहाँ पर भी बहुत अच्छा स्पेस दिया गया है। और रही सही कसर जो है
वो इसने बुरी कर दी। 2 बोतल या 2 कप और कितनी बोतल और कप रखना चाहते हो गाड़ी में बताओ। नेगेटिव्स की शुरुआत करते हैं, कॉन्स की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट बीइंग इट्स लुक्स। मुझे जेन्युइनली गाड़ी ठीक लगती है, मुझे ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई लोगों ने शिकायत करी है, अरे ये कॉमेट जैसे क्यों लगती है। एक्चुअली यहाँ तक कॉमेट से काफ़ी सिमिलर, उसके बाद में चीज़ें चेंज हुई है। कई लोगों ने अलग अलग नाम दिए इस गाड़ी को जैसा वो लगते हैं। एक और चीज़ की प्रॉब्लम है कि MG ने थोड़ा सा ट्विस्ट करने की कोशिश की है इंडिया में लाने के बाद गाड़ी को, तो ये एक्सेसरी जैसे उन्होंने ऐड कर दी, क्योंकि ये गाड़ी बाहर MPV कही जाती है कई मार्केट में, लेकिन यहाँ SUV का क्रेज़ है, तो उन्होंने वो CUV उसको नाम दे दिया कि MPV वाला कंफर्ट है, SUV वाली चीज़ें हैं। तो वो सब चीज़ों में जो है कुछ चीज़ें उन्होंने कही है जो मेरे ख्याल से उतनी भयंकर सूट नहीं हो रही है। अगर आप लो तो बिना कोई एक्सेसरी के लेना आसपास, और या लो तो हटवा लेना उनको। आई थिंक दिस विल लुक लिटिल बेटर। बट सेकंड नंबर पॉइंट जो है, जो कि नेगेटिव में काउंट होगा, वो होगा सम मिसिंग फीचर्स। गाड़ी में आप नीचे रडार का मॉड्यूल जो है वो देख पा रहे होंगे, लेकिन ऊपर की तरफ जो है ग्लास में वैसा कुछ नहीं है, कोई भी एडास फीचर नहीं आता है। इनफैक्ट एक और मिसिंग चीज़ है कि गाड़ी में टॉप एंड वेरिएंट में सनरूफ नहीं है खुलने वाली, ग्लास इन्फिनिटी रूफ ज़रूर है। हालांकि ये दोनों ही पॉइंट मैंने नेगेटिव में रख जरूर दिए, लेकिन पर्सनली मुझे इन दोनों फीचर्स का कोई खास लॉजिक नहीं लगता है इस सेगमेंट की गाड़ी में। तीसरा नेगेटिव पॉइंट पता है क्या है? फिट फिनिश बहुत बढ़िया गाड़ी की, जो मैंने पॉजिटिव में बताया था, लेकिन लैक ऑफ बटन्स इज़ एक्चुअली ए प्रॉब्लम। MG ने बाहर तो ये वाले बटन भी जो है यहाँ पे नहीं आते, यहाँ पे ये वाले बटन देके जो वरदान हमें दिया है उसके लिए धन्यवाद, लेकिन उसके बावजूद गाड़ी में बेसिक चीज़ों के बटन नहीं आते हैं। आपको हेडलाइट्स के कुछ कंट्रोल्स अगर आप करने हो तो फिर यहाँ जाओ, फिर ये चालू होगी स्लो, फिर आप हेडलाइट का लेवल वगैरह आप एडजस्ट करोगे, ठीक है। गाड़ी में अगर आपको कंट्रोल करना है, ट्रिप रीसेट करनी है, तो ट्रिप तो पहले एक तो यहाँ पे इसको दबा के रखो, ठीक है, 2 सेकंड, फिर उसके बाद में आप जो है आगे पीछे देख पाते हो कुछ और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन TPMS वगैरह की। उसके बाद में ट्रिप यहाँ से रीसेट नहीं होती है। ट्रिप रीसेट करने के लिए आप बार बार कन्फ्यूज़ होते रहते हो कि मैं यहाँ से करूँ या कहाँ से करूँ, अरे नहीं यहाँ नहीं है, पहले मुझे इसमें जाना है, फिर मुझे व्हीकल सेटिंग्स में जाना है, फिर इसमें एक और सेटिंग्स होगी उसमें जाना है, यहाँ जाके ट्रिप रीसेट करने का ऑप्शन है। इतनी छोटी छोटी चीज़ें इतने अंदर घुस रखी है कि जो आदमी यंग है, जिसको ठीक है मतलब गाड़ी चलाना है, जिसको शौक है इन सब चीज़ों का, वो भले ही एक बार की याद कर ले, लेकिन अगर आप पेरेंट्स हैं आपके, या कोई बंदा जो ऑलरेडी किसी गाड़ी को यूज़ करता हो आ रहा है लंबे टाइम से, जिसमें फिजिकल कंट्रोल्स बहुत सारे हैं, उसको भयंकर प्रॉब्लम होने वाली है। यहाँ तक कि मिरर्स एडजस्ट करने के लिए भी इसको जो है टॉगल करके कुछ जुगाड़ करके काम करना पड़ता है। उसके बाद में एक और नेगेटिव है जो कि पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। वेल, स्पेस जो है वो एयरीनेस से भी थोड़ा सा फील होता है, और ये जो बड़े ग्लास पैनल आप यहाँ देख पा रहे हो, इधर ग्लास, यहाँ पीछे क्वार्टर पैनल पे ग्लास, आगे जो इतना बड़ा सा फ्रंट विंडस्क्रीन वाला ग्लास देख पा रहे हो, भयंकर बड़े हैं। एयरीनेस तो देते हैं वो, लेकिन उनसे धूप भी अंदर आती है, और इतनी धूप अंदर आती है कि केबिन ढंग से ठंडा हो ही नहीं पाता है। ऊपर से तो मेरी गाड़ी ब्लैक है, तो ये सब मिलके जो है AC को ज़्यादा चलाते हैं, और फिर रेंज जो है वहाँ पे अगेन अफेक्ट करती है। आई थिंक MG को एटलीस्ट पीछे यहाँ सनशेड जो है वो देने चाहिए थे, ताकि थोड़ा सा कंपनसेट मामला हो पाता। या फिर इंडियन गवर्नमेंट को आई थिंक अब सोचना चाहिए कि थोड़े टिंटेड विंडोज़ अलाउ करो आप। मतलब ठीक है, वी नो द रीज़न, चलो ठीक है, टिंटेड विंडो अलाउ मत करो, वो जो चिपकाते हैं हम रिमूवेबल सनशेड, वो एटलीस्ट लीगल कर दो। कई जगहों पे इलीगल है, इसलिए ढंग से लोग खरीद नहीं पाते। ओके जी, तो एक और नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है हो सकता है, बट वो बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं रेंज टेस्ट कंप्लीट कर लूँ, तो आपको थोड़ा आइडिया लग ही रहा होगा मैं किस नेगेटिव पॉइंट की बात कर रहा हूँ। बट उससे पहले जो है हम बात करते हैं बैटरी एज ए सर्विस बास की। अब ये पहली बार तो नहीं हुआ है इंडस्ट्री में कि किसी ने सब्सक्रिप्शन टाइप चीज़ लाके दी है। चाइना में नियो नाम की कंपनी उसने किया है, इंडिया में बाउंस एंड ने टू व्हीलर्स के लिए किया है, बट वो थोड़ा मॉडल अलग था। यहाँ पे MG बोल रही है 9.99 लाख रुपए में इसका बेस वेरिएंट ले लो, जो कि बाय द वे काफ़ी फीचर्स के साथ में लोडेड आता है। कुछ ये 360 डिग्री कैमरा, ये थोड़ी स्क्रीन छोटी हो जाती है, ये ग्लास ऊपर नहीं आता है, ये वेंटिलेट सीट्स नहीं आती है, और कुछ 2-4 फीचर्स और नहीं आते, इन्फिनिटी का सिस्टम वगैरह नहीं आता, कुछ फीचर्स नहीं आते, बट अदरवाइज इन जनरल काफ़ी ठीक ठाक फीचर लोडेड आता है। 9.99 लाख यानी 10 लाख रुपए में आप वो ले लो हमसे एक शोरूम। बैटरी जो है वो गाड़ी में लगी होगी, बट बैटरी आपको फाइनेंस करवानी पड़ेगी, ठीक है। 3.5 रुपये पर किलोमीटर के आपको देने पड़ेंगे। अब ये 1500 किलोमीटर के लिमिट है, कई लोग बोल रहे हैं कि 1500 किलोमीटर के देने ही देने पड़ेंगे महीने में। वेल एक्चुअली ऐसा नहीं है, 3-4 अलग अलग फाइनेंसर है, जिनमें से एक फाइनेंसर बोल रहा है आपको हम ऑप्शन देंगे जिसमें आपको एक भी किलोमीटर फिक्स नहीं करना है। आप बोल दो कि हम 500 किलोमीटर चलाएंगे तो 500 किलोमीटर वाला पैक ले लेना, आप बोलो नहीं मैं तो 1500 किलोमीटर चलाऊंगा तो 1500 वाला ले लेना, वैसे वाला चीज़ आप कर सकते हो। लेकिन थोड़ा बहुत कैच तो होंगे, राइट। वेल कैच टाइप चीज़ें है। उसका रीज़न ये है कि
MG ने प्रॉब्ली पहली बार ट्राई किया तो इतनी ज़्यादा क्लैरिटी मार्केट में है भी नहीं। तो MG ने बोला कि जैसे देखो एक कैश, तो एक तो यार ये लोग ना फास्ट लेन में फिर स्लो क्यों चलते हैं, मैं इनकी वजह से इधर से ओवरटेक नहीं करना चाहता, वरना कैमरा पे क्या होता है ऐसा दिखता है कि यार आपने लेफ्ट से ओवरटेक मार लिया। मैं 88, 89, 90, 95 जा रहा हूँ, दैट कार इज डेफिनेटली गोइंग 60, 70 फास्ट लेन एक एक्सप्रेस वे पे जहाँ पे लिमिट 120 की है, और ये वाली गाड़ी भी जो है समवेयर 75, 80 चल रही है, जबकि मैं 95 चल रहा हूँ। तो इनसे एक्सीडेंट होते हैं इधर उधर टर्न वन करने से। एनीवे, तो हम आप लौट के आते हैं कि MG जो है उन्होंने पहली बार ट्राई किया तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हौच पौच हो रही है मार्केट में। अभी उन्होंने बोला है कि देखो आप सिंपली ये मान लो कि 3.5 किलोमीटर 5 रुपीज़ पर किलोमीटर आपको पे करना पड़ेगा बैटरी का, और महीना का 1500 फिक्स है, ये भी एक बार की मान लो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको आजीवन पे करना है, एक टाइम के बाद में आप जब यूज़ कर लोगे तो बैटरी की कॉस्ट रिकवर हो जाएगी और कंपनी आपकी बैटरी छोड़ देगी। बट क्या होगा अगर मैं गाड़ी बेचना चाहता हूँ? वेल इन दैट केस आप जिसको बेच रहे हो वो आगे ले सकता है अपना सिस्टम कि भाई मैं बढ़ता जाऊँगा कॉस्ट, या आपने MG का एक 360 पैकेज खरीदा है जिसका मतलब श्योर बायबैक वाला है, तो MG जो है खरीद लेगी, MG बैटरी का पैसा दे देगी। या मान लो आपकी गाड़ी जो है वो एक्सीडेंट हो गई है, तो सिचुएशन में इंश्योरेंस सिर्फ किसका पैसा देगा, बैटरी का देगा, चेसी का देगा, क्या देगा? वेल वहाँ पे भी सिचुएशन अलग अलग है कि आपकी बैटरी का पैसा जो है वो आपने कितना भरा है उस बेसिस पे आपको इंश्योरेंस वगैरह मिल जाएगा, और मतलब अलग अलग स्कीम्स हैं। इन जनरल आप ऐसा मान लो कि आपने 2 तरीके के लोन ले लिए गाड़ी पे। एक लोन आपने ले लिया मान लो किसी पड़ोसी से कि भैया थोड़े बहुत पैसे दे दे उधार 5-6 लाख रुपए, और अगर आपको वो 9.99 लाख पे भी लोन लेना है तो वो भी आप ले लो। बस प्रॉब्लम एक ही जो मुझे अभी तक बड़ी लगी है, जिसका शायद सॉल्यूशन फ्यूचर में निकल जाए, वो ये कि आपको जैसे मान लो कोई बंदा बोल रहा है मेरे को HDFC से लोन लेना है, मेरे को SBI से लेना है, वो ऑप्शन नहीं है आपके पास। 4 ही कंपनियों के ऑप्शन है एज ऑफ नाउ। हो सकता है और नई कंपनियां जुड़ जाए तो बात अलग है, बट फिलहाल तो 4 ही है, बजाज, फिनसर्व, विद्युत और ऐसा 2 कंपनीज जो है वो और हैं, उन्हीं से आप लोन ले सकते हो, उन्हीं से भी काम चला सकते हो। सो दैट इज़ वन बिग इशू। आपको बैस एज ए सर्विस जो है उसमें फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, वो डिपेंड करता है आपका यूजेस कितना है। अभी भी और भी कई चीज़ें जो डीपली मैं समझाने की कोशिश करता नज़र आ रहा हूँ, बट मैं समझा नहीं पाऊँगा क्योंकि इससे ज़्यादा कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप कुछ टाइम रुको, 10-15-20 महीने नहीं, 10-15-20 दिन रुको, उसके बाद उससे और क्लैरिटी आएगी। जब गाड़ियाँ बुकिंग शुरू होगी तब और क्लैरिटी आएगी। MG ने कहा है कि अगर किसी को बैटरी खरीदनी है एक साथ, वो भी ऑप्शन वो देंगे। तो गाड़ी एक साथ बैटरी की, जैसे जो 9.99 वाला है, हो सकता है उसमें बैटरी कितने की होगी, 6 लाख समथिंग, तो MG बोल लेगा कि चलो 16 लाख रुपए वाला वेरिएंट ले लो। सो नाउ विद दैट प्रपोजिशन दिस गोज वेरी क्लोज टू MG ZS EV, काफ़ी क्लोज, इफ नॉट कम्प्लीटली क्लोज। एंड आई थिंक उस पर भी एक मेरा विचार है जो कि आपको रेंज टेस्ट वाली चीज़ के बाद बताता हूँ। इन जनरल भी कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो विजिबिलिटी अच्छी है गाड़ी में, कोई इशू नहीं है, भयंकर बड़ा ग्लास एरिया आगे तक जाता है, कोई इशू नहीं है। रियर में भी IRVM ORVM सब बढ़िया है, और नहीं भी विजिबिलिटी की कोई दिक्कत अगर आपको कहीं फिर भी आ रही हो तो आप ये लगा लो 360 डिग्री कैमरा बहुत बड़ा। एक तो ये स्क्रीन इन द फेस है, बहुत बड़ी लगती, लेकिन मजाकिया चीज़ देखो, इस गाड़ी के व्हील्स नहीं हिलते हैं जब ये चलती है तब। ये बड़ा अजीब लगता है कि ये कैसी गाड़ी है इसके व्हील्स नहीं हिल रहे, गाड़ी हिल रही है, तो ये थोड़ा सा फनी सा लगता है। हर एक चीज़ ऐसा प्रो लेवल नहीं होती है, चाइनीज़ कार कंपनीज की भी ऐसा थोड़ा बहुत कहीं कहीं कसर छोड़ देते हैं वो, स्पेशली सॉफ्टवेयर पार्ट में तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। एनीवे, उसके अलावा जो है गाड़ी में ओवरऑल विजिबिलिटी में कोई इशू नहीं आएगा। एर्गोनॉमिकली कार सॉर्टेड है, एक थोड़ा सा डेड पेडल के नीचे पता नहीं कुछ तो टच होता है, तो मैं तो पाँव ऊपर पूरा प्रॉपरली नहीं रख पा रहा हूँ, थोड़ा सा वो परेशानी दे रहा है। तो मेरा ये पाँव जो है मैं ऐसे ही रख लेता हूँ, डेड पेडल तक ले जाता नहीं हूँ, बट कहीं टच वच नहीं होता है। स्टीयरिंग वगैरह पकड़ने में अच्छा है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ओवरऑल एवरीथिंग सीम्स प्रीटी फाइन, मतलब कुछ ऐसा एर्गोनॉमिकली भी कोई इशू टाइप चीज़ जो है वो नहीं आती है। उसके बाद में एर्गोनॉमी के बाद में आता है अपना टिपिकल ब्रेकिंग इंजन। 136 PS की पावर और 200 Nm का टॉर्क है, फ्रंट व्हील ड्राइव है, वो सब तो ठीक है। इज़ इट इनफ? यस इट इज़ इनफ। गाड़ी जो है डिसेंटली फास्ट है, स्पोर्ट मोड में डाल के अगर आप चलाओगे तो, नहीं भी चलाओगे नॉर्मल मोड या इकोनॉमी मोड में भी है तो भी गाड़ी ऑलमोस्ट हर जगह ओवरटेक करेगी, आपको कुछ खास प्रॉब्लम होगी नहीं, विच इज़ अ गुड थिंग। हालांकि ये है कि 4 लोग बैठे हो और पहाड़ों वहाड़ों में जा रहे हो तो इट इज़ नॉट दी मोस्ट पावरफुल थिंग, और फिर आप जो है और ज़्यादा रेंज खर्च करोगे बिकॉज और ज़्यादा जो है एक्सेलरेट करके उसको वो करने की कोशिश करोगे। एंड इसमें 4 लोग प्लस लॉट ऑफ लगेज ईजिली आ सकता है इस गाड़ी में। तो आई थिंक MG को वो दे देनी चाहिए थी, बड़ा बैटरी पैक जो है उसका भी ऑप्शन लाना चाहिए था इंडिया में। एनीवे, वो नहीं मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तीसरी चीज़ पे आ जाते हैं हम, जो कि आता है ओवरऑल ब्रेकिंग वगैरह। ब्रेकिंग इज़ फाइन, कोई इशू नहीं। इनफैक्ट गाड़ी को इतना अच्छा कैलिब्रेट किया है कि मैं जब एक्सेलरेशन पैडल छोड़ता हूँ और हाई रीजनरेशन मोड पे हूँ तो एकदम झटका नहीं आता है, इट जस्ट गोज स्मूथली। एंड जैसे अभी बहुत फास्ट एक्सेलरेशन से एकदम से छोड़ूंगा
तो धीरे ही जा रहा है। हालांकि एक और चीज़ है, अगर मैं थोड़ा सा ब्रेक मारूं तो थोड़ा सा ऑब्वियसली, क्योंकि ब्रेक मारूंगा तो ज़्यादा जल्दी डिस्लेट होगी, ऐसे ब्रेक मारा और यहाँ जब छोड़ता हूँ तो भी रीजनरेशन थोड़ा सा पकड़ के रखता है। तो ऐसे नहीं ब्रेक मार दे एकदम से ऐसे झटके से ऊंची हो जाए गाड़ी वापस, नहीं, प्रॉपर ऐसा नॉर्मल आइस इंजन जो होता है ना अपना, जो पेट्रोल डीजल, वैसी वाली फीलिंग ये देता है। ऐसा लगता है कि इंजन से गियर कनेक्टेड है और इंजन का एक सर्टन फ्लाईव्हील मास रोटेट होता जा रहा है। वो बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे एमजी ने, जिस तरीके से वो स्मूथनेस लाई है, कमेंडेबल जॉब भाई। उसके बाद में एसी वगैरह ठीक काम करता है, आपको यूजुअली थोड़े लोअर टेम्परेचर से रखना पड़ता है, तो वो एक चीज़ है ही है इस गाड़ी के बारे में, मैंने आपको बता ही दिया। एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट में भी आता है इतना सारा ग्लास एरिया होने की वजह से। अब ये एरिया गर्म ही रहता है हमेशा, ये वाला पार्ट। मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ तो गर्मी ऐसा फील हो रही है, दो अभी धूप थोड़ी सी कम स्ट्रांग हो गई है, बट फिर भी ऐसा गर्म गर्म फील रहता ही है वहाँ पे। बाकी क्या बचा? रिगार्डिंग द स्पीडोमीटर एक्यूरेसी, हमने जीपीएस डिवाइस लगा के टेस्ट किया तो पाया कि जब स्पीडोमीटर पे 100 दिखा रहा है तो एक्चुअली गाड़ी की स्पीड जो है वो 97.5 98 के समथिंग रह रही है, जो कि एक्चुअली ओवरऑल बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत ही सही है और काफ़ी एक्यूरेट काउंट की जाएगी। तो आप सीधा रेंज वाले पार्ट पे जंप करते हैं, चलो। तो जी रेंज टेस्ट इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। हम आ गए हैं स्टैटिक के चार्जर पे फिर से, थोड़ा स्पेस है लगाने के लिए। हाँ ये लो, ये गाड़ी ना, इसका डैशबोर्ड इतना लंबा है कि आपको ऐसा लगता है कि मेरी गाड़ी आगे कहीं टच ना हो जाए, बट फिर आगे स्पेस कम है तो थोड़ा जजमेंट का वो होता है। चार्जर जो है वो हम शुरू करते हैं। वैसे क्या रेंज वगैरह मिली है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। बाय द वे, मैं जब ये चार्जर सर्च कर रहा था तो स्टैटिक ने एक ना नोटिफिकेशन भेजा, आई थिंक अभी वापस आ जाएगा देखना। इनका एक चार्जर आया है नेक्टर नाम का, जो कि होम चार्जर है। मेरे को वैसे भी घर पे एक चार्जर लगवाना है, एक एक्स्ट्रा चार्जर की ज़रूरत है। एक बहुत पहले लिया था मैंने, अपनी जो करंट वाली ईवी है उसके साथ में कोई चार्जर नहीं लिया था, जो पंच खरीदी थी उस टेस्टिंग पर्पस के लिए, उसके लिए लिया था। तो अगर इनका चार्जर लेके रिव्यू करना है नेक्टर, तो मुझे बताओ आप। घर का चार्जर, थोड़ा कनेक्टेड चार्जर वगैरह है तो लग तो बढ़िया रहा है। एनीवे, मैं क्या बोल रहा था आपको कि हाँ, हम जो है वैसे, अरे बाय द वे, मैंने वापस एटो 3 सेलेक्ट हो, विंडसर ईवी मेरी यहाँ पे ऐप पे आ गई थी, और बहुत सारे चार्जर है स्टैटिक के। दे ऑल्सो पार्टनर विद मल्टीपल एग्रीगेटर्स। अगर आप देखो ना तो जैसे ये एस से स्टैटिक का चार्जर है, बट ये स्टैटिक का चार्जर नहीं है, बट आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो देयर आर मल्टीपल अदर ऑपरेटर्स जिनको आप स्टैटिक के थ्रू बुक कर सकते हो, तो वो एक बहुत बढ़िया चीज़ है। बट हम तो स्टैटिक पे आए हैं, मैं 60 किलोवाट वाले चार्जर पे ही आया हूँ वापस, क्योंकि 120 पे सुबह इसलिए गया था मैं, मुझे पता नहीं था कि कितना चार्ज सपोर्ट कर सकती है। बट सुबह जिस हिसाब से 45 से ऊपर नहीं गई थी, 47 या 45 से, मुझे पता था ये 60 से ज़्यादा वैसे भी नहीं जाएगी। अभी क्योंकि बैटरी 6% है तो अभी जो है वो जो पीक है वो जाएगी। चलो बाहर लगाते हैं इसको। ओके जी, तो गाड़ी हमने लगा दी है चार्ज पे और 6% रिमेनिंग बैटरी पे ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर और चली जाएगी या 12-15 किलोमीटर और चली जाएगी। तो रेंज क्या है? 100% बैटरी पे मात्र 200 किलोमीटर या 205 किलोमीटर, क्योंकि 190 मैंने चलाई है 94% पे। वेल एक्चुअली थोड़ा सा करेक्शन करने की ज़रूरत है। मैंने 5% बैटरी सिर्फ गाड़ी को खड़ा करके शूट करने में वेस्ट करी है। मैं अनएक्सपेक्टेड लंबे ट्रैफिक में फंसा हूँ, जो कि अदरवाइज शायद लोग कम फंसेंगे। तो उस हिसाब से गाड़ी जो है 100% बैटरी पैक पे, अगर ठीक ठाक धूप हो और मतलब ऐसा सर्दी वाला टाइप का माहौल ना हो, धूप तेज़ वाला माहौल हो, तो इट विल गो बिटवीन 220 टू 240, ये इसकी रेंज होगी। लेकिन अगर मौसम अच्छा है या आप चलाने में बहुत प्यार से चला रहे हो, मैंने 50% टाइम कंज्यूम किया है, 50% सिटी में, 50% हाईवे पे 95 के आसपास की स्पीड थी। सिटी में जो है वो जो नॉर्मल स्पीड होती है वो स्पीड गाड़ी कर रही थी। बट अगर आप थोड़ी कम स्पीड वगैरह पे करो और अच्छे फेवरेबल मौसम में करो, तो आप जो है 240 से 270 के आसपास की रेंज निकाल सकते हो। उससे ऊपर की रेंज निकालना मुश्किल ही होगा, आपको बहुत स्लो वगैरह चलानी पड़ेगी, कोई लॉजिक नहीं है उसका। तो ये रेंज का जो है पूरा मामला जो है यहाँ पे निकल के आ रहा है। अब उसके अलावा चार्जिंग स्पीड जो है वो भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने चार्ज लगाया ही है। मैं रेंज को इसके कॉन में रखूँगा, वैसे नेगेटिव साइड में रखूँगा, बिकॉज सिंपल सी बात है। बाय द वे अभी भी 47 पॉइंट सम स्पीड पे चल रही, मैं आपको दिखा दूंगा। ये रेंज को मैं अभी भी नेगेटिव साइड में ही रखूँगा। उसका रीज़न सिंपल सा है कि ये गाड़ी जो है वो अगर बड़े बैटरी पैक के साथ में आती तो ज़्यादा लॉजिक बनता है इसका। और बड़े बैटरी पैक वाले लॉजिक ही मैं आपको बता रहा था कि MG ZS EV को कम्प्लीटली रिप्लेस कर सकती है MG, और अब इस गाड़ी को बड़े बैटरी पैक के साथ में फुल प्राइस के साथ में लॉन्च करके वो चीज़ की जा सकती है। ADAS भी इसमें ग्लोबली आता है तो लाया जा सकता है। आई डोंट थिंक MG ZS EV के एग्जिस्ट करने का ज़्यादा बड़ा रीज़न है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो दिखने में थोड़ी अलग और कार टाइप लगती है।
हाँ, मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि मैं बाद में आपको दिखा सकूँ कि 47.45 का आउटपुट जो है शुरू से लेके एंड तक चल रहा है, यानी कि गाड़ी मैक्सिमम 50 किलोवाट ही शायद सपोर्ट कर पाएगी, उससे आगे सपोर्ट नहीं करेगी। फटाफट चार्जिंग हो रही है। आई थिंक 50 किलोवाट इज़ नॉट एन इशू, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। एचएस की कर्व वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट करती है, नेक्सॉन इससे कम सपोर्ट करती है। कहने को तो नेक्सॉन भी 50 किलोवाट करती है, बट हमने कभी उसको करते देखा नहीं है। एंड दैट इज़ इट प्रॉबली। ऐसा कुछ भूल नहीं रहा हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। स्टैटिक का छोटा वाला चार्जर के बारे में अगर रिव्यू करना है तो आप मुझे बता दो। रिव्यू इन द सेंस या यूज़ करके देखना है क्या सब चीज़ें कैसी, तो आप मुझे बता दो। और स्टैटिक अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो डाउनलोड कर लो, अगर आपके घर में इलेक्ट्रिक कार है तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।